सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है लोकतंत्र बचाओ या कांग्रेस बचाओ। दरअसल यह सवाल इसलिए है क्योंकि आजादी के 73 साल पूरे होने को है। इस अवधि में यदि हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें तो कई बार वहां तानाशाही और सैन्य शासन की घटनाएं मिलती हैं, लेकिन हमारा देश अब भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा कर सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में अब सियासी माहौल यह हो चला है कि यदि जनसंघ का इतिहास समेटे आगे बड़ी सत्ताधारी भाजपा पर किसी भी मुद्दे को लेकर सवाल उठा दिए जाएं तो आप देशभक्त नहीं रह जाते। तो वहीं 135 साल पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देती है, उसकी एक सरकार पर अपने ही लोगों से बुना हुआ संकट भी आ जाए तो पूरे लोकतंत्र पर खतरा आ जाता है। यह भी अजब है कि ये आरोप वो पार्टी लगा रही है जिसका सियासी इतिहास 90 से ज्यादा गैर कांग्रेसी सरकारें अस्थिर कराने का रहा है, खत्म करने का रहा है। और तो और जो पार्टी बीते एक साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है, जो पार्टी अपने ही नेताओं के उठाए सवालों के जवाब देने से कतरा रही है, जो पार्टी खुद ही खेमों में बंटकर अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रही है, वो कांग्रेस नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई किस आधार पर दे रही है, यह जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। मध्य प्रदेश गंवा चुकी कांग्रेस को अब राजस्थान के रास्ते महाराष्ट्र में भी तख्ता पलट का खतरा दिखाई दे रहा है। तो बात लोकतंत्र की रक्षा पर आ गई, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं हो सकता कि निर्वाचित सरकारों को प्रलोभनों के जरिए अस्थिर करने का खेल चलता रहे। किसी भी नेता और सरकार की रीति नीति पर सवाल उठाने का हक भी छीन लिया जाए। और अगर यही स्वैत चलता रहा, यही रवायत चलती रही, तो फिर लोकतंत्र के असल मायने क्या रह जाएंगे? इन्हीं सवालों का आज जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान इस गहन चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र इस देश के महानायक एपीजे अब्दुल कलाम का दिया हुआ है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने ये कहा कि मैं एक लीडर परिभाषित करता हूं, उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो ये सब कुछ कहा था, हमें यह सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी इन सारे पैमानों पर आज क्या नेतृत्व दे पा रही है और ऐसा नेतृत्व खोज पा रही है, क्योंकि लोकतंत्र बचाओ से कहीं ज्यादा चिंता इस समय देश में कांग्रेस बचाओ की होने लगी है। और कांग्रेस बचाओ की ये चिंता कितनी जायज कितनी नाजायज, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई वर्षों तक मंत्री रहे बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और अपने तेवरों के लिए ख्यात मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस की रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ संचार विभाग के सचिव विनीत पुनिया जी भी हमारे साथ इस हिस्सेदारी के लिए मौजूद हैं। और जिस पार्टी के कारण कांग्रेस को लगता है लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को लगता है कि कांग्रेस खतरे में है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। वो अकेला इन तीनों नेताओं से आज मुकाबला करेंगे। और निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुकेश अग्निहोत्री जी से करता हूं। मुकेश जी, हालत आपकी पार्टी की खराब, आपको लगता है देश की खराब। अपनी पार्टी संभाल लें, देश अपने आप संभल जाए। पार्टी आपसे संभलती नहीं, प्रदर्शन करने की घोषणा करते हैं, देश भर के राजभवन को हम घेरेंगे, एक एक करके एक एक राज्य अपना पल्ला झाड़ लेता है। आज पूरे देश से कहीं से हलचल नहीं आई कि आप कहीं कुछ कर पाए, ऐसा कुछ जो जनता को लगे कि हां कुछ आपने किया। यह हालत हो गई आपकी पार्टी की। फिर भी दावा है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का। सड़क पर लोग पूछ रहे कांग्रेस कैसे बचाओगे, क्या कहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, लोकतंत्र हमेशा लोक लज्जा से चलता है जी। जब लोक लज्जा की जगह बेशर्मी आ जाए जी तो सारे पैमाने टूट जाते हैं जी। इस समय जो केंद्र की सरकार है उसने लोक लज्जा पूरी तरह जो उसका पैमाना होता है वो पूरी तरह छोड़ दिया है जी। कौन क्या कहता है उनका मकसद अब तो ये हो गया कि पहले सरकार बनाओ फिर इनसे सरकार बचाओ जी। ऐसा कभी हुआ है? लंबे अरसे तक कांग्रेस ने रूल किया जी। लेकिन जिस ढंग से इस समय हो रहा है जी,
आप देख रहे हैं, आप अभी कह रहे थे कि 14 लाख लोगों को कोरोना हो गया और सरकार क्या सारा ध्यान कोरोना पे लगा है। कहीं कोरोना पे नहीं लगा है जी सारा ध्यान जो है सरकारें तोड़ने पे लगा हुआ है जी कि किस ढंग से सारी दुनिया ने देखा किस ढंग से महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी गई, किस ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी गई, किस ढंग से महाराष्ट्र में इन्होंने सुबह ही ओथ करवा दी लोगों के उठने से पहले, जी और किस ढंग से आज राजस्थान में किस ढंग से ये ऑपरेट कर रहे हैं। जी जो दल बदल का कानून था उसकी इन्होंने स्पिरिट खत्म कर दी। जी उसकी अब तो ये सोच आ रही है कि अब क्या ऐसा कानून बने जिससे कि जो जिस पार्टी से लड़े वो उसी में रहे। जी सूट बाय ये जो पैसा देके जो लोगों को खरीदने की बात चल रही है, जी सूटकेस बाय सूटकेस, जी कि आप संसार की बहुत अमीर पार्टी हैं, इसका मतलब थोड़ा नहीं है कि आप जो है सरकारें जो है खरीदने पे आ जाएंगे, तोड़ने पे आ जाएंगे, एमएलए खरीदने पे आ जाएंगे, किसी भी कीमत पे जो है प्रलोभन देके आप इस तरीके से लग जाएंगे। आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से टोटलिटी में क्या हो रहा है। जी टोटलिटी में कैसे आपने कर्नाटक में अपनी सत्ता बनाई, किस ढंग से महाराष्ट्र में आपने सुबह सवेरे जो है शपथ दिला दी और आपको मुंह की खानी पड़ी। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था जब आपने वहां पे राष्ट्रपति राज 2 बार लगाया, अदालतों को दखल देना पड़ा जी और उसके बाद क्या किस ढंग से मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, यहाँ आपकी मेजोरिटी नहीं आई, वहां भी आप सरकारें बना रहे हैं। तो ये तो आप जो है आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे कि संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अब आपको कहना चाहिए संसार की सबसे बड़ी तानाशाही, संसार की सबसे बड़े तानाशाह हुक्मरान के तौर पर ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ एक मसौदा रखा है, विपक्ष को समाप्त करना इनका एजेंडा है कि किस ढंग से हम सारी जगह जो है सारे प्रदेशों में जो है विपक्ष की ताकत को ग्रहण लगाएं। मुकेश जी मैं बीच में रोकता हूं, ये क्या कर रहे हैं वो तो देश देख रहा है, देश समझ रहा है, देश सुन रहा है। समझना आज हम जो कार्यक्रम में चाहते हैं वो ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है। ये सब कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपके लोग बिक क्यों रहे हैं, ये सवाल है। आपका नेतृत्व कहां है, ये सवाल है। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चप्पा चप्पा घूम मारे, पूरा देश कितना घूम मारे पता नहीं। आपने सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया, पिछले 1 साल में 5 शहरों के नाम बताएंगे मुकेश अग्निहोत्री, कि किन 5 शहरों में, राज्य की बात नहीं कर रहा, 5 शहरों में सोनिया गांधी कोई बैठक पार्टी के लिए, कोई जनता को संबोधित की। ये आपका राष्ट्रीय नेतृत्व। आपकी पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं नेतृत्व बदल लो, खुलेआम, कोई निर्णय नहीं, अनिर्णय में फंसी हुई पार्टी है। और आप बात कर रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा से मुकाबला करेंगे। आपकी तैयारी लगती है आपको, कहां खड़े हैं आप? ऐसा है, जेपी नड्डा हमारे साथ ही रहे हैं, हमारे साथ वो साथी विधायक रहे हैं, हमारे साथ ही यहाँ पे मंत्री रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं सब लोगों को, इन लोगों को, लेकिन जिस तरीके से ये जो है इस समय सरकारें, ये सरकारों के चोर कहीं से मैदान में आ गए हैं, सरकारों को चुराया जा रहा है कि किस ढंग से। आप बताएं कि 35 आदमी 40 आदमी का ग्रुप लेके पहले होता था कि आप जो है किस ढंग से सरकार दल बदल करवाएंगे, अब तो ये है ये रिजाइन करवाते हैं। अब इनका ये है कि आप रिजाइन कर दो, आपको राज्यसभा दे देंगे, आपको दोबारा चुनाव लड़ा देंगे, आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, किसी भी कीमत पे। ये रिजाइन करने का तो नया कल्चर इन्होंने पैदा कर दिया। हर जगह जो है 20 आदमी रिजाइन करवा दो। अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने लोग रिजाइन करवाए हैं, क्या दुनिया देख नहीं रही है? मुकेश जी मेरा सवाल आप फिर से सुने, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। मेरा जो सवाल है, ये खरीद पा रहे हैं, इसलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपके लोग बिकने के लिए तैयार हैं। और बिक भी कौन रहे हैं, जिनके संदर्भ में आप आरोप लगाते हैं कि ये बिक गए, ये बिकाऊ लाल है, ये टिकाऊ लाल नहीं है? कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 साल से आपकी पार्टी के सांसद थे, मंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, चले गए। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष, कमाल हो गया। 7 साल से आपकी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में बैठा हुआ है। किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। नेतृत्व क्या कर रहा है आपका? यही तो सवाल है। कहां रह गई कांग्रेस की वो क्षमता जिसमें छोटे से छोटा आदमी जुड़ा रहता था? अब तो बड़े से बड़ा आदमी भी आपको छोड़कर जाने के लिए उछल रहा है। अरे इसलिए हो रहा है कि ये जो जितने भी लोग हैं
किसी को रेड्स का डर दिखाया जा रहा है, कहीं पे ईडी भेजी जा रही है, कहीं पे सीबीआई भेजी जा रही है, कहीं पे दूसरी एजेंसियां भेजी जा रही हैं। सारी जगह अपनी ताकत का खौफ दिखा के इन्होंने सीबीआई को अपना डिपार्टमेंट बना दिया, इन्होंने ईडी को अपना डिपार्टमेंट, वो तो चलो जैसा भी है, अदालतों को अपने डिपार्टमेंट बनाते जा रहे हैं, उस ढंग से ये डील कर रहे हैं सारी जगह। तो जब आप लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव डाल रहे हैं कि या तो इस देश में क्या हो गया है, या तो आप भाजपा में रहो या फिर आपको जीने नहीं देंगे, या तो भाजपा में रहो या आपको जीने नहीं देंगे। अजय चंद्राकर जी, इतना क्रूर वातावरण बना दिया आपने देश में। मुकेश अग्निहोत्री जी का कहना है जैसे भी हो या तो भाजपा में रहना होगा या देश से बाहर जाना होगा। सीधे बात यह है, आप धमका भी रहे हैं, आप खरीद भी रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? माननीय हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अग्निहोत्री जी से और बाकी साथियों से बातचीत करने का अवसर दिया। जी, सबसे पहली बात मेरी ओर से ये है कि लोकतंत्र बचाओ आंदोलन आज जो कांग्रेस कर रही है उसका औचित्य क्या है? जी, लोकतंत्र कहां पर खतरे में है? जी, लोकतंत्र की बात करें, कांग्रेस वाले ये मजाक सा लगता है, जी, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने दल के अंदर लोकतंत्र लाना चाहिए। जी, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो अपमानित हो रहे हैं, उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, राहुल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उसी परिवार के सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेगा तो आप देख लीजिएगा तीनों गांधी में से ही कोई एक बनेगा। जी, तो जिस दल के अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र की बात करें, यह बड़ा एक हास्यास्पद विषय है। जी, दूसरी बात जो आपने वार्ता के शुरुआत में कही कि बहुमत कैसे होता है, क्या होता है, गिराया गया, बनाया गया, गोवा के उदाहरण अग्निहोत्री जी ने दिया, यह रेलिवेंट नहीं है अभी। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि हम इतिहास से आज तक देखें तो आपने शुरुआत में कही इस कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से अधिक निर्वाचित सरकारों को गिरवाया। जी, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार 1959 में जो बनी नंबूदरीपात की, उसको किस आरोप में गिराया गया? और सबसे शर्मनाक स्थिति थी जी, जो रहो करो या मरो की कल्याण सिंह की सरकार को, जी, निर्वाचित सरकार को बहुमत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से दूसरे दिन बहुमत साबित किया। जी, माने बहुमत वाली सरकार को आपके पास बहुमत नहीं है करके जगदम्बा पाल जी को करवाया गया। जी, एनटी रामाराव की बहुमत की सरकार को गिराई गई, भास्कर राव मुख्यमंत्री बनाए गए। जी। तो इन लोगों ने अपने समय में जब 2/3 बहुमत से कांग्रेस चलती थी तो बहुमत की सरकारों को गिराते थे। आज तो संकट दूसरा है कि कांग्रेस वाले कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। साहब आप खुद अपने बोझ से, एक परिवार के बोझ से कांग्रेस खत्म हो रही है, जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, संगठन में एकजुट रहने के कोई कार्यक्रम नहीं, एक परिवार की सेवा के अतिरिक्त देश तो कहीं पर है नहीं। तो इसलिए लोकतंत्र पर कहीं कोई संकट नहीं है। यदि गहलोत जी की सरकार बहुमत में है तो फिर सत्र की जरूरत क्यों है? और सत्र की कार्रवाई, अग्निहोत्री जी विद्वान आदमी हैं, जी, सत्र के बाहर जी, जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल की भूमिका क्या है? जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस क्या करने जा रही है इसके माध्यम से। जी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। एक बार बताइए, आपने कहा कि इन्होंने 105 बार सरकारें गिराई, इन्होंने इस तरीका का खेल किया, अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया आपने, इसलिए आजकल आप सरकार गिराने पे नहीं बल्कि सरकार अपनी कैसे बनाए इसमें माहिर हो गए, कैसे उनके ही लोगों को अपने साथ जोड़कर सरकार में आ जाएं। ये जो खेल चालू किया है, क्या मानते हैं देश को समझ नहीं आ रहा? आपको सवाल है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत है तो सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? आप तय करेंगे। एक सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो सत्र कब बुला सके। एक निर्वाचित सरकार को यह अधिकार भी अब आप नहीं देना चाहते कि वो अपनी मर्जी से सत्र बुला सके। नहीं, मैं उसको दूसरे अर्थों में कहा, सरकार के अधिकार पर नहीं कहा। मैंने यह कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा सत्र नहीं चल रही है तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं और विधानसभा सत्र की जरूरत क्यों है? इसको हर वो आदमी जो लेजिस्लेशन समझता है, विधि विधायी कार्यों को समझता है, वो हर आदमी समझ रहा है कि सत्र की मांग माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा क्यों मांग की जा रही है। बहुमत विषय नहीं है उसमें, बहुमत साबित करने के हथकंडे विषय है उसमें।
अजय जी, अपनी सरकार बचाने के लिए सत्र बुला रहे हैं क्योंकि आप उनकी सरकार को बने नहीं रहना देना चाहते हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। मेरे साथ में विनीत पुनिया जी है और पुनिया जी से मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर रही है आपसे छुपा नहीं, केंद्र सरकार क्या कर रही है आपसे छुपा नहीं। मुकेश अग्निहोत्री ने पूरी व्याख्या आक्रामक तरीके से कर दी कि क्या कुछ ये कर रहे हैं, पर सवाल इस बात का, ये जो भी कर रहे हैं विपक्ष है, आपके खिलाफ जो हो सकता है वो तो करेंगे ही। आप क्या कर पा रहे हैं? लोकतंत्र बचाओ के लिए राजभवन घेरने गए थे, किस राज्य का राजभवन घेर पाए? ना आपके पास में अपने नेता रहे, ना आपके पास अपने कार्यकर्ता रहे, और अब लगता है ना आपके पास जनता रही, क्योंकि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने की ताकत अब कांग्रेस नहीं दिखती। इतना नेतृत्व विहीन स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई, इतना आकर्षणहीन हो गई। क्या कर रहे हैं विनीत जी आप और आपकी पार्टी? मान लिया कि हमारी नियति अब केवल इतिहास के पन्नों में रह गई, या भविष्य को लेकर भी कोई उम्मीद? हिमांशु जी, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। जी। इको आ रहा है, कैन वी? हेलो जी, मुझे लगता है इशू। हेलो जी विनीत जी। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस पूरी जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। जी एक नैतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है, जी एक राजनीतिक पहलू है जिसकी आपने बात की। जी तीनों पहलुओं में आज के दिन जो चर्चा हो रही है, जो राजस्थान में जो किया जा रहा है, जी वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, जी जिसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता, जो कि जी। बिल्कुल गलत है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। जी बात करता हूं मैं नैतिकता की, जी कि जो बीजेपी के नेताजी ने अभी कहा कि कांग्रेस ने ये किया, मतलब आप अपनी बात नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि अब क्या हो रहा है, जी आप ये नहीं बताएंगे कि आज के दिन कांग्रेस के पास बहुमत है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही हल्की कोशिश हो रही है, बहुत ही, जिसको जनता देख रही है। जी आप ये मत भूलिए कि जो आप कर रहे हैं वो किसी से समझ नहीं आ रहा, पूरी जनता को समझ में आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये निश्चित मान के चलिए, जो कांग्रेस को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं, उनको अगले जब चुनाव होंगे तब जनता उसका परिणाम देगी। मैं बात करूंगा कानूनी पहलू की, बहुत ही शॉर्ट में बात करूंगा जी कि आज तक ये जो 70 साल का हमारा इतिहास है, 70 साल से हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है, हमारा जो लोकतंत्र है, और हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी चर्चा, इसकी ख्याति पूरे विश्व में है। ये ख्याति विश्व में कैसे हुई? जी ये भी नहीं होगी। ये विश्व में ख्याति इसलिए हुई क्योंकि हमारा लोकतंत्र, जिसमें स्पष्ट विभाजन था शक्तियों का, कि न्यायपालिका क्या करेगा, विधानपालिका क्या करेगा, और कार्यपालिका क्या करेगी। और हमारे, इसकी मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की। जी कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, कार्यकारी शक्तियां कैबिनेट के पास हैं। क्या आप भी एक भी एग्जांपल दे सकते हैं पूरे 70 साल में, जब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और राज्यपाल ये पूछे कि किस लिए मीटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अच्छा, और क्या देश में 2 कानून होंगे? जब आप मध्य प्रदेश में बात करते हो, राज्यपाल समय देते हैं सिर्फ 11 घंटे का, रात 12 बजे बोला जाता है, सुबह 11 बजे सेशन होगा, और मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है। लेकिन वो कानून आपको राजस्थान में अलग मिलेगा क्या? जी जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आज तक के फैसले हैं, जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है पूरे देश में कानून के बराबर होता है। जी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बार बार ये हुआ है कि ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ये अधिकार चीफ मिनिस्टर के पास है। जी कह रहे थे आप, मुझे लगा, मैं सोचता हूं विनीत जी आप विषय पर थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। हम कानूनी विषय पर नहीं, आपकी पार्टी की स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं। जो पार्टी बात कर रही है लोकतंत्र बचाओगे, उसके संदर्भ में जनसाधारण में चिंता आ गई है कि कांग्रेस बचेगी या नहीं बचेगी। भाजपा ने बोलना छोड़ दिया कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन हालात बनते जा रहे हैं कि वाकई कहीं भारत कांग्रेस मुक्त ना हो जाए, ये चिंता का विषय है। आपसे जानने का विषय है कि आपको शर्मिंदगी किस बात पर है? आपको शर्मिंदगी इस बात पर है कि आपने जिस व्यक्ति को 6 साल तक अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, जिसको आपने अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रखा था,
वो अपनी सरकार छोड़कर पिछले 18 दिन से हरियाणा के एक होटल में बैठा हुआ है, इस बात पर शर्मिंदगी है? या आपको शर्मिंदगी इस बात पर है जिसको आपने 6 साल तक संघर्ष करने के लिए मैदान में छोड़ा था, सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाकर, उसको आपके एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री नकारा और निकम्मा कह देता है सार्वजनिक रूप से? किस बात में शर्मिंदगी है आपको? कार्यकर्ता कहां जाए, किस दिशा में आपकी पार्टी? देखिए हिमांशु जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी जनता की लड़ाई लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। आज लोकतंत्र की बचाव के लिए अगर कोई एक पार्टी लड़ रही है पूरे देश में, तो मुझे ये कहने में गर्व है कि वो कांग्रेस पार्टी है। आपको अपने दोनों नेताओं में से किसी बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है? सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ कोरोना काल में अपना राज्य छोड़कर बैठे हुए हैं हरियाणा में। आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी के विधायक है 19। कोई शर्मिंदगी नहीं आपको इस बात को लेकर? या आपकी पूरी सरकार पिछले 18 दिन से एक होटल के अंदर बैठी है राजस्थान में, जयपुर में, इसको लेकर कोई लज्जा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई चिंतन की जरूरत नहीं विनीत जी आपको? मैं दोनों चीजों का जवाब दूंगा। देखिए, लज्जा आनी चाहिए भाजपा को, लज्जा आनी चाहिए जिस प्रकार से भोंडे तरीके से, जिस प्रकार से निर्लज तरीके से वो लोकतंत्र का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को, जिसको लोगों ने चुना 5 साल के लिए, एक बहुमत वाली सरकार को, जिसको गिराने की कोशिश हो रही है। और जहां तक आपने बात की कि कांग्रेस अगर सड़कों पे आती है तो आप कहते हो कि क्यों आए, नहीं आती तो कहते हैं क्यों नहीं आए। देखिए, आज जो है सबसे अच्छा पास टाइम हो गया है कांग्रेस के बारे में कमियां निकालना। अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अपने भाजपा के अध्यक्ष की चिंता कीजिए, उनका क्या योगदान है। आप अपने रक्षा मंत्री की चिंता कीजिए, आप अपने वित्त मंत्री की चिंता कीजिए, उनका क्या योगदान है वित्त के अंदर, देश का कहां जा रहा है। देखिए, दूसरे के बारे में उंगलियां उठाना बड़ा आसान है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपना घर संभालना जानती है। देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, जो दबाव हैं, जो ये आप भी मानेंगे, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो व्यवस्थाएं आज है, जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है सीबीआई का, जो आपने देखा कि सीबीआई का को बंद कर दिया गया, जो पिछले 6 साल में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये कितना भी बोल दें, देश को 70 साल से चल रहा है लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है, पूरे विश्व में ख्याति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है और एक अच्छे लोकतंत्र को खराब किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छे लोकतंत्र को खराब किया जा रहा है। विनीत जी इसी बात पर है, कांग्रेस के संदर्भ में उन्हें नहीं लगता है कोई चिंतन की या आत्मविचार की जरूरत है? उन्हें पायलट के कृत्य पर शर्मिंदगी नहीं है, उन्हें ज्योतिरादित्य के संदर्भ में कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, अशोक गहलोत की टिप्पणी पर उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। पर क्या राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर की दलील से, या कांग्रेस के ये दोनों महानुभावों ने जो कुछ कहा है? राजकुमार जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को वाकई आराम से रहने की जरूरत है, ना अपने नेतृत्व के संदर्भ में, ना अपनी नीति के संदर्भ में, और ना अपनी करनी के संदर्भ में? तीनों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए अपने मौजूदा हालात से? हिमांशु जी, मैं जो तो अपने विचार सूत्र है, आज का विषय है जी, मुझे लगता है कि दोनों चीजों को होगा जी, कांग्रेस बचाओ या लोकतंत्र बचाओ। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे यहाँ दलीय लोकतंत्र है, पार्टी प्रणाली है जी। तो अगर आपके यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होंगे और सशक्त नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, तो लोकतंत्र सिंबॉलिक सा रह जाएगा, सही मायने में वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। जी। दूसरी बात, चंद्राकर जी अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है जी, और विनीत पुनिया कह रहे थे कि कांग्रेस को कोई शर्मिंदगी नहीं है जी, मैं बहुत कड़े शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहता जी, उसके लिए राजनेता काफी हैं। जी, अगर हमें 73 साल जब हो रहे हैं आजादी को जी, और हम अपने लोकतंत्र को कहां से कहां ले गए हैं, उस पर हम आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है, अपनी कारगुजारियों पर शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है, तो मान लीजिए कि अभी हम अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। जी। चंद्राकर जी ने बताया, आपने भी गिनाया कि 70 साल में क्या क्या हुआ जी, और कांग्रेस ने कितनी बार निर्वाचित सरकारों को गिराया या गिराने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। एनटी रामाराव का जिक्र उन्होंने कर दिया, चंद्राकर जी ने कल्याण सिंह जी का भी जिक्र किया। ऐसे उदाहरण लगभग आपने बताया 90 हैं, 90 के ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 105 हैं।
जी 105। हाँ, मेरा भी आंकड़ा वही था कि 100 से ऊपर है जी लेकिन कांग्रेस ने अगर सत्ता में रहते हुए 60 साल या 66 साल या 70 साल जी कानून का या संविधान का दुरुपयोग किया, अलोकतांत्रिक आचरण किया, संविधान से खिलवाड़ किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या सीखा? जी अगर कांग्रेस अलोकतांत्रिक थी, उसका संवैधानिक आचरण नहीं था, संविधान संबंध नहीं था, जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, तभी तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। जी पर आपने क्या सबक सीखा? आपने कल्याण सिंह का जिक्र किया। जब कल्याण सिंह जी की सरकार गिराई गई थी, बड़ा चर्चित और शर्मनाक प्रकरण था वो। रोमेश भंडारी राज्यपाल होते थे उत्तर प्रदेश के, जी लेकिन जिन जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मोहम्मद की सरकार को गिरा करके, बर्खास्त करके, वही जगदम्बिका पाल भाजपा आज से भारतीय सांसद हो जनता गए। पार्टी के सांसद के रूप में उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जी आपने क्या सबक सीखा? आपको शर्मिंदगी नहीं होती अपने आचरण पर कभी? जी पहली बात। जी दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आपने क्या किया, राजस्थान में क्या किया? कांग्रेस को अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आचरण में भी बड़ा शिफ्ट देखेंगे आप। जी जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी शीर्ष के नेता होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा होता था, ये विचार होता था कि भारत को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जी अब आपका नारा क्या है? आपको भारत को कांग्रेस से मुक्त करना है। जी मतलब आपका आचरण कुल मिलाकर राजनीतिक सीमित हो गया है। आपका जो विजन है भारत के लिए नहीं है पूरी तरह से। आपका कारण या मकसद सत्ता परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन शायद नहीं रह गया है। जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपने जिक्र भी कर दिया जी कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, जी और भारतीय जनता पार्टी को आप कांग्रेस से युक्त करते जा रहे हैं। जी तो कांग्रेस पार्टी से भले मुक्त हो जाए भारत, अगर आपकी ऐसी मंशा है तो। जी। हालांकि लोकतंत्र में ऐसी मंशा रखना कोई सुखद और सुविचारित स्थिति नहीं है, जी लेकिन आप जिस तरह से एक एक कर कांग्रेसियों को सत्ता के लालच में, सत्ता के गणित के लालच में, या कांग्रेस को कमजोर करने के मंशा से अपनी पार्टी में लाते जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर उस विचारधारा का क्या होगा जो आप कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देश के सामने रखते आए जनसंघ के समय से? बड़ी महत्वपूर्ण बात राजकुमार जी ने कही है। उस विचारधारा का क्या होगा जो विकल्प के तौर पर आपने खड़ा किया था? मुझे बृजेंद्र सिंह राठौर जी के पास जाना है, लेकिन अजय चंद्राकर जी से बीच में हस्तक्षेप ले लेता हूं। अजय जी, कुल मिलाकर चाल, चरित्र, चिंतन दफन कर दें हम किसी कब्र के अंदर, क्योंकि अब इसके संदर्भ में बात करना बेमानी हो गया आपकी पार्टी के संदर्भ में? नहीं 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 नहीं, चरित्र चिंतन में कोई भी कमी नहीं है। चाल में है। मोदी 2 का कार्यकाल देखिए जी। मोदी 2 के कार्यकाल को देखिए जी। 35A किस में देखते हैं, 3 तलाक को किस में देखते हैं, 370 को किस में देखते हैं, बोडो समस्या हल हुई, आंतरिक मामले उसको किस में देखते हैं, और राम मंदिर का शिलान्यास 5 तारीख को होने जा रहा है उसको किस तरह से देखते हैं। तो विचारधारा कहीं नहीं मरी। मुख्य रूप से आप दूसरी ओर कांग्रेस के मित्र ले जा रहे हैं कि सिंधिया जी के पास क्या कमी है। जी। एक ही चीज की कमी थी कि कांग्रेस उसको सम्मान नहीं दे पाई। सचिन पायलट के पास क्या कमी है? वो एक सम्मान नहीं दे पाई। आप जो नौजवान आज की प्रतिभा है जी। उसको आप एक असफल नेतृत्व, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार 45 सीट पाई, एक बार 55 सीट पाई, उसका कंपटीटर अभी भी समझते हैं। और यह बिखराव को आप लोकतंत्र का खतरा बताते हैं। लोकतंत्र हिंदुस्तान में एक ही बार खतरे में आया जब 1975 में आपातकाल लगा, और वो भी कांग्रेस के खाते में दर्ज है। कांग्रेस के कहने से लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है इस देश में, और लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने आप को बचाए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस अपने आप को बचाए, ये अजय जी का कहना है। तो फिर आपके सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है लोकतंत्र मुक्त भारत, क्योंकि आप स्वयं ही बोल रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कांग्रेस बचे। ऐसा नहीं है। अरे आप ही ने तो बोला। मुक्त यदि वो बात करते हैं तो मैं अपनी बात में कह रहा हूं ना, बिल्कुल, कि कांग्रेस मुक्त इलेक्शन में बात करते हैं, पर कांग्रेस में वो दम जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा वो साबित होकर दिख रहा है कि कांग्रेस अपने बोझ से 45 और 55 सीट में गई। 125 साल पुरानी पार्टी। आशा ये है
खत्म होने से आशा नहीं है उसका। आशय ये है, मैं कांग्रेस मुक्त कर। मैं ब्रजेंद्र सिंह जी के पास लौटता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, एक गंभीर विषय पर जो बात करना चाहता हूं, नेतृत्व के संदर्भ में एक चमत्कारिक नेतृत्व इस देश की हमेशा आकांक्षा रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। आप इतिहास उठा के देखें, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व, करिश्मा होता था, लाल बहादुर शास्त्री का नेतृत्व, अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो ये सब चमत्कारिक नेतृत्व के तौर पर थे। इनके संरक्षण में पार्टी फली फूली थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी करिश्मा किया अटल जी के नेतृत्व में, लोगों में एक आकर्षण था। उसके बाद में नरेंद्र मोदी आए, इंकार करने का कोई विषय नहीं है कि उनके प्रति जनता में एक आकर्षण, लोगों को उनसे उम्मीद रही और इसीलिए उन्होंने ये चमत्कारिक नतीजे दिए। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व न केवल कार्यकर्ताओं को, न केवल आपकी पार्टी के नेताओं को, बल्कि आम जनता को आकर्षित कर पाने में नाकाम रह रहा है, चूक रहा है, और जिसकी परिणति इस दुर्दशा के तौर पर देखने को मिल रही है कि ना आपके पास जनता रुक रही है, ना आपके पास कार्यकर्ता रुक रहे हैं, और अब तो आपके पास वो नेता भी नहीं रुक पा रहे हैं जो कभी आपके चेहरे हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बिसाऊलाल सिंह हो, चाहे सचिन पायलट हो, ये 2-4 साल पहले आए हुए पार्टी के लोग नहीं है। पीढ़ियां लगा दी थी आपकी पार्टी में, पर ये अब आपकी पार्टी में रहने को तैयार नहीं दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये नाकामी आपके नेतृत्व की, और इस नेतृत्व को बदले जाने की, इस अपनी कार्यप्रणाली पर विचार करने की वाकई आपको जरूरत है? आप देखिए हिमांशु जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं बड़े उसे सुन रहा था ध्यान करके जी। आपने कहा नेतृत्व की बात जी। सोनिया गांधी जी वही नेता हैं जब बहुत कमजोर हालत में कांग्रेस हो गई थी जी। और आपको याद हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, इवन गोवा, मणिपुर भी, इन सब जगह हम लोगों ने बहुमत के साथ जीता। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जो नारा देके चली कि कांग्रेस मुक्त जो है हमें देश को बनाना है, तो कांग्रेस मुक्त क्या, वो तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, और उसी की वजह से इन्होंने अनैतिक तरीके से एक बार नहीं, जहां जहां की सरकारें थी खरीद फरोख्त करके और जो हालात पैदा किए हैं वो आपके सामने है, और जिसकी वजह से आज लोकतंत्र बचाने की बात चल रही है। अभी हमारे बहुत सारे मित्र लोग बात कर रहे थे, तमाम इतिहास की बातें कर रहे थे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतिहास में जाएंगे तो फिर गांधी जी और गोडसे तक हमें जाना पड़ेगा। तो इतिहास को छोड़िए, हम वर्तमान को जी रहे हैं, वर्तमान की हम बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने कितने सपने दिखाए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। न तो वो 15 लाख का आज तक पता लगा, तमाम जो है चाल चरित्र चेहरे की बात थी, आज वो चाल चरित्र चेहरा नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश में जब चुनी हुई सरकार काम करती है तो हमारे स्पीकर साहब जब कोरोना के चक्कर में कहते हैं कि सत्र को हमें बढ़ाना है, तो उस सत्र को गवर्नर साहब मना कर देते हैं और सत्र नहीं बढ़ पाता। 24 मार्च तक जानबूझकर लॉकडाउन नहीं किया जाता, क्योंकि तब तक चुनी हुई सरकार को ना गिरा लिया जाए। अब आज राजस्थान में राज्यपाल महोदय कहते हैं कि 21 दिन का वक्त चाहिए, 21 दिन पहले सूचना दीजिए, तब हम जो है वो सत्र बुलाने के बारे में सोचेंगे। मध्य प्रदेश में आपने 24 घंटे के अंदर सत्र बुला लिया। वही राज्यपाल महोदय आज राजस्थान में हैं जिन्होंने खुद राजभवन का घेराव उत्तर प्रदेश में किया था। तो ये जो कथनी करने का अंतर है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपसे पार्टी के हिसाब से अगर बात करूं, मैं, हमारे मित्रों ने कहा, मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जो लोग आज जा रहे हैं उनकी बहुत सारी वजह है। हमारे साथियों ने कह दिया, उसमें आईटी भी है, सीबीआई भी है, और भी तमाम तरीके दबाव हैं, आर्थिक कारण भी हैं, और यहां तक कि मध्य प्रदेश में आज 42% मंत्रिमंडल जो है वो वही है जो यहां से खरीद के वहां पर ले जाए गए हैं। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस युक्त मंत्रिमंडल है। लेकिन मैं ये कहूं कि हमें पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे जो नेतृत्व है, हम लोग हैं, हमारे प्रदेशों के जो मुखिया हैं, हमें भी गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहां हमारी चूक हो रही है, कहां हमें कमी हो रही है, इसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पार्टी को भी अगर लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आने वाले कल में हम अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मैं आपकी बात से इतनी जगह सहमत हूं कि हमें एक बार इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर हमारी कमी है तो हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फासिस्टवादी ताकतें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, आप देखिए, आपको भी मालूम है कि विश्व से सबसे ज्यादा
कर्ज अगर लिया गया है 76 अरब, तो जो है वो भारत देश ने लिया, लेकिन मजदूरों की हालत क्या हुई? दर दर की ठोकरें हमारे मजदूरों ने खाई। उस वक्त प्रधानमंत्री जी मौन रहे। आज डीजल का रेट 10 रुपए बढ़ जाता है, जबकि कच्चा तेल दुनिया में सस्ता मिल रहा है। पेट्रोल जो है 11 रुपए बढ़ जाता है, जबकि दुनिया में कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है। एक वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे जब दुनिया में जो है कच्चा तेल महंगा था, लेकिन फिर भी सस्ता करके रखा था। मार किसके ऊपर पड़ रही है? मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर। मार किसके ऊपर पड़ रही है? गरीब के ऊपर। आपने लॉकडाउन किया, आपने किसी भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि आप तानाशाह तरीके से जो है देश को चलाना चाहते हैं, और उसका परिणाम आज हम आप सब भोग रहे हैं। एक बार लॉकडाउन, 2 बार लॉकडाउन, दयनीय स्थिति, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आम आदमी परेशान हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोरोना महामारी को हम रोक पाए? आज आप देखिए संसार के जो देश हैं उनमें हम कहां खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। अगर देश की जनता पूछती है कि प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा है, वही प्रधानमंत्री जी, हमने एक बार नहीं कई वीडियो देखे हो जिसमें बड़े उससे कहते थे कि बताना चाहिए कि नहीं, पीएम फंड का बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज वो उस पर चुप हो जाते हैं। चीन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर जानकारी देने में वो चुप हो जाते हैं। कोरोना के ऊपर अगर जानकारी के लिए बात करते हैं तो उसके ऊपर वो चुप हो जाते हैं। तो लेकिन जब जो है सरकार गिराने की बात होती है तो एकदम तेजी से सारा का सारा सिस्टम चल जाता है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने ही ये बिके हुए या खरीदे हुए जो मंत्री जाके गए हैं, मैं आपसे पूछता हूं, कल तक वो इनको बेईमान दिखते थे, आज इनके साथ चले गए तो सारे के सारे हरिश्चंद्र हो गए। तो ये जो चमकदार मामला, जैसे हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना का फोन बड़ा चमकदार होता है, चाइना का आइटम बड़ा चमकदार होता है, लेकिन अंदर से उसकी न तो समय की गारंटी होती, ना ये होता कि कितना दिन चलेगा। तो यही हालत इस मंत्रिमंडल की भी होगी। मैं आपको बीच में रोकता हूं। आपने इतनी सारी विफलताएं गिनाई, तेल इतना महंगा बिक रहा है, दुनिया में सस्ता है तो भी, मजदूरों का पलायन के संदर्भ में आपने बात कही, आपने रोजगार को लेकर संकट की बात कही, कोरोना मामले को लेकर, प्रसार को लेकर बात कही। आपके पास वर्तमान सरकार भाजपा नेतृत्व की विफलताएं गिनाने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं। इतने सारे मुद्दों की मौजूदगी होने के बाद भी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहा। क्या नहीं मानते कि आपके नेतृत्व की और आपकी पार्टी की विफलता है? आपकी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, महासचिव वेणुगोपाल जी, उन्होंने कल ऐलान किया था सारे राज्यों के राजभवन का घेराव करेंगे। हम टीवी स्क्रीन पर खबर दिखाने के लिए तरसते रह गए दिन भर। आप जिस राज्य में बैठे हैं मध्य प्रदेश, वहां पर भी आप नहीं घेराव कर पाए। छत्तीसगढ़ जहां सरकार है वहां पे 11 लोग जाकर ज्ञापन देकर औपचारिकता पूरी कर लिए। ये आपकी पार्टी की हालत हो गई है। फिर भी आपको लगता है कि हां, हमें विचार कर लेना चाहिए। आपको अपनी नाकामी दिखाई नहीं दे रही ब्रजेश जी? किस डर से खामोश हैं आप लोग? देखिए मैं इसको नाकामी इसलिए नहीं मानता ना किसी डर के खामोश हैं। हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की आजादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। लेकिन अगर देश का कानून है, अगर देश के कानून में आपने लॉकडाउन करके रखा है, आपने कर्फ्यू लगा के रखा है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो कल आप ही लोगों का चैनल ये इस बात को कहने लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धज्जियां उड़ा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। आप देखिए वहां से वो अपना कैबिनेट की बात कर रहे हैं कि हम कल कैबिनेट में करेंगे। खुलेआम अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, उनके रोज फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेता जिनका फोटो वहां अस्पताल से नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का आ रहा है। रोज रैलियां ये लोग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई भी आदमी जरा सी बात करता है तुरंत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर हम सच बात बोलते हैं तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। ये कुछ भी करें तो ये राष्ट्रप्रेमी हो। तो ये प्रमाण पत्र क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेना पड़ेगा? तो ये जिस तरीके की बात करते हैं तो हम कानून के पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए जो है, वरना कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस जनता की आवाज बन के नहीं चलती है। लेकिन आपको भी मालूम है कि देश की जो वर्तमान हालात हैं, क्या सड़कों के ऊपर आंदोलन किया जा सकता है? तो मुझे बताइए ना ब्रजेश जी, ये गलती किसकी है? ये आह्वान क्यों किया आपके राष्ट्रीय महासचिव संगठन ने, वेणुगोपाल जी ने, कि हम जो है राजभवनों का घेराव करेंगे पूरे देश में? कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, आम जानकारी नहीं है आपके राष्ट्रीय महासचिव को? जो बात आप यहां पे स्क्रीन पे बोल रहे हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं,
आह्वान कर रहे थे लोकतंत्र बचाओ का, आह्वान कर रहे थे संविधान बचाओ का, और एक प्रदर्शन करने में कानून, कोरोना, सारी दलीलें आपको याद आ गई। ब्रजेश जी, आप तो ऐसे ना थे। नहीं तो आप नहीं देखिए उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया उस बात को, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मैं कल आंदोलन करता हूं तो आप लोग ये तो नहीं कहोगे कि आप कानून की धज्जियां क्यों तोड़ रहे हो, हम लोग सड़कों के ऊपर उतरते हो, सरकार को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा धर्म ये नहीं है कि हम उस बीमारी को और बढ़ाएं। ब्रजेश जी, यही तो मेरा सवाल था कि जिस बात का आपको एहसास है, तो आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी को यह एहसास नहीं था क्या? विनीत पुनिया जी हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी विनीत जी, आपकी दलील। कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने गिरफ्तारी दी और कई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए। और इसके अलावा जहां आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां हमारी सरकारें, जहां सरकार में होते हैं वो आपके पास अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जिसको आपको वहन करना पड़ता है। आप ये सब चीजों को आपको उसी परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो धरना था वो सांकेतिक था, वो कोई हमने नहीं कहा था कि हम 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे, हमने नहीं कहा था कि 10,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो सांकेतिक धरने थे और सभी जगह हुए। जिन राज्य सरकारों ने हमें धरना नहीं करने दिया वहां पे गिरफ्तारियां हुई है, जहां पे पुलिस ने रोका वहां पे गिरफ्तारियां हुई है, जहां होने दिया वहां चुपचाप हुआ है। पूरे देश में हुआ है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे देश में जो घोषणा थी वो पूरी तरह पालन हुई, अक्षरशः पालन की गई। अक्षरशः पालन का हश्र तो सामने देख रहे। ब्रजेंद्र सिंह राठौर मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, पुनिया जी आपकी पार्टी के। जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें मंत्री भी थे, वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि हाँ हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में कुछ नहीं किया, लॉकडाउन था, पालन किया। अब इससे ज्यादा और सच्चाई क्या आप जानना चाहते हैं? देखिए वो नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं किया। नहीं देखिए हिमांशु जी उसको तोड़िए मत। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं किया जी, मैंने ये कहा कि कानून के पालन करते हुए किया। हमने सड़कों के ऊपर जाके कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर सड़कों पे जाते तो कल आप ही लोग कहते कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कोरोना बढ़ाने का काम कर रही। ये मैंने कहा। चलिए मैं एक बार फिर अग्निहोत्री साहब के पास पहुंचता हूं। अग्निहोत्री जी, आपने मेरी पिछली बार की बातचीत का अधूरा उत्तर दिया। मैंने ये जानना चाहता कि एक इतनी बड़ी लड़ाई आपकी पार्टी को लड़नी है। 3 नाम मैंने लिए थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी को आपने ये कह के खारिज कर दिया, उनको तो हम जानते हैं, हमारे साथ ही विधायक हुआ करते थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो कौन सी बड़ी चीज हो गई, अभिप्राय आपका ये था। पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को भी जोड़ ली। ये वो जोड़ी है जिसने कांग्रेस पार्टी को 3 अंकों में पहुंचने के लिए भी तरसा दिया है। तरस रही है कांग्रेस पार्टी 3 आंकड़े पे पहुंचने में, लोकसभा के अंतर्गत नाकाम रह रही है। उनके मुकाबले के लिए किस नेतृत्व के भरोसे हैं आप? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के संदर्भ में, वो सोनिया गांधी जो साल भर के अध्यक्षीय कार्यकाल पूरा हो रहा है, 5 शहरों में नहीं जा पाए, 5 राज्य तो छोड़िए। राहुल गांधी जिनके संदर्भ में आप गुहार लगाते रहते हैं सारे लोग फिर से अध्यक्ष बन जाइए, वो कान नहीं देते। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि इस देश की जनता आपकी पार्टी पर भरोसा कर पाएगी, जो अपना नेतृत्व तय नहीं कर पा रही, जिसका नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं दे पा रहा। ये सवाल है। आप जैसा जिम्मेदार नेता अगर इसका कोई उत्तर दे पाए तो जनता का कुछ भरोसा बन पाए आपकी पार्टी के प्रति। देखो हिमांशु जी, पहले तो आप इस चर्चा को मूल चर्चा से भटका रहे हैं। बताइए। क्योंकि असली मुद्दा ये है, राजस्थान में सरकार तोड़ी जा रही है जी, और वहां पे जो है पोचिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, सूटकेस राजनीति चल रही है। आप कह रहे हैं कि जी आपके कुछ नेता चले गए। अगर कुछ लोगों में महत्वाकांक्षा आ गई जी, किसी भी वजह से, आप कह रहे हैं कि उनको आप सम्मान नहीं दे पाए। सम्मान क्या नहीं दे पाए? ये मेरा कहना नहीं है, माफ करें अग्निहोत्री साहब, ये कहना अजय चंद्राकर जी का है। मैंने विषय भटकाया नहीं, मेरा विषय तो स्पष्ट है, लोकतंत्र बचाओ या कांग्रेस बचाओ। हमारी चिंता कांग्रेस के संदर्भ में है, क्योंकि जैसा राजकुमार जी ने कहा कि एक स्वस्थ देश में, स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत सत्ता पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस मजबूत सत्ता में ना भी रहे, कम से कम मजबूत विपक्ष की उपस्थिति तो दर्ज कराए। यह भावना है हमारी। विषय भटका कर रहे हैं, इसी विषय पर रखना चाहते हैं आपको। देखिए, जो चंद्राकर जी ने कहा वो भी मैं बात आपसे करूं। जो लोग पहली दफा लोकसभा जीतने के बाद पहली दफा ही अपनी विरासत पे
जो है मंत्री बन गए। जी। अब ये लोग चाहते हैं कि जहां हमारे पिताजी ने छोड़ा था हमारी काउंटिंग वहां से शुरू करो। जी। ये कुछ लोगों में जिस ढंग से महत्वाकांक्षा आ रही है कि चुनाव जीते ही हमें मुख्यमंत्री बना दो, ये जो सोच आ रही है। और दूसरा सेकेंडली, अगर जब आप बात करते हैं, सोनिया गांधी जी एक बहुत बड़ा चमत्कारिक और बहुत मजबूत नेतृत्व रहा है। उन्होंने जो है सत्ता को ठुकराया भी है और हिंदुस्तान में सरकार बनवा के भी दिखाई है। मनमोहन सिंह जी की सरकार भी 10 साल चली, अभी मोदी जी की सरकार सिर्फ 6 साल हुई है जी। और 6 साल के बाद ऐसा दिखाना शुरू कर दिया, कांग्रेस तो खत्म हो गई। कांग्रेस की जड़ें बहुत डीप रूटेड पार्टी है, ये बहुत गहरी पार्टी है। अगर इनके कहने से ना तो ये देश जो है कांग्रेस मुक्त होगा, ना ही इसमें नेतृत्व का संकट आएगा। और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी परिवार जो है हमारी ताकत है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, उनको होने दो, लेकिन ये हमेशा से रहा है कि गांधी परिवार ने जो है संकट के समय में हमेशा से ही कांग्रेस को नई सोच और नई दिशा दी है। और अभी भी होगा, अभी भी आपने देखना, आपके सामने होगा। इसलिए आप कहें कि आज सोनिया जी की ताकत की बात करते हुए आप कहें वो 5 शहरों में नहीं जा सकी। सोनिया जी ने जितना कांग्रेस पार्टी को अपना रक्त से सिंचित किया है वो सारी दुनिया के सामने है। और लेकिन मुकेश जी, आपसे मैं वर्तमान का सवाल कर रहा हूं, आप इतिहास में बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी पिछले 1 साल से अध्यक्ष है। मेरा तो सीधा सवाल था सामान्य जानकारी का। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ही नहीं बल्कि हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी में है। उनसे पूछ लिया मैंने, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पिछले 1 साल में कोई 5 शहर गई हैं, आप बता पाएंगे? आपके पास उसका उत्तर नहीं है, मुझसे सवाल आप कर रहे हैं। जानने का विषय तो केवल इतना ही है ना कि जो लड़ाई है उस लड़ाई के संदर्भ में आपकी पार्टी के नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से कह रहे राहुल गांधी जी नेतृत्व संभालें। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं राहुल जी को आके कमान संभालनी चाहिए। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कह रहे हैं राहुल जी को आना चाहिए, कमान संभालनी चाहिए। सचिन पायलट पहले बोल चुके, संदीप दीक्षित बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में सवाल मेरे द्वारा नहीं है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में सवाल अजय चंद्राकर नहीं उठा रहे हैं। सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी आए, ये बात तो कांग्रेस से आ रही है। इंकार करेंगे मुकेश अग्निहोत्री जी इस बात से? देखिए, राहुल गांधी जी को देर सवेर कांग्रेस का नेतृत्व संभालना ही है, उनको वो संभालेंगे आने वाले समय में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय मसला है कि कैसे सरकारों की खरीद फरोख्त हो रही है, कैसे सरकारें तोड़ी जा रही हैं। इधर जो है एमएलए खरीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वहां मंत्रियों के घर पे जो है इनकम टैक्स के रेड्स हो रहे हैं। एक तरफ ईडी आ रही है, कहीं पे सीबीआई आ रही है। ये क्या लोकतंत्र चलाने का तौर तरीका है? ये भाजपा जो है एक तरफ जो है खरीदो फरोख्त कर रही है, सूटकेसेस लेके बैठे हुए हैं। मंत्री लोग तो शामिल है, केंद्रीय मंत्री तक जो है उनके टेलीफोन टेप होके जो सामने आ गए, रिकॉर्डिंग्स उनकी सामने आ गई कि वो किस ढंग से जो है एमएलए को खरीद रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ये स्वच्छ लोकतंत्र है? क्या ये जो है देश में केंद्र की सरकार को प्रदेशों से क्या ऐसा बिहेव करना चाहिए कि आप जो है महाराष्ट्र में सुबह सवेरे तड़के जो है किसी मुख्यमंत्री की शपथ करा देते हैं? कभी हुआ था देश के इतिहास में? क्या जिस ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी गई, क्या ये सही तरीका था? और किस ढंग से आज गवर्नर हाउस क्यों नहीं बुलाएगा? आप बताएं कि जब मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है रिकमेंड करेगी कि हाउस बुलाया जाए, गवर्नर के पास कौन सा अधिकार है कि वो कहे मैं देखूंगा, मैं परखूंगा, मैं देखूंगा कि बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है? उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप हाउस बुलाएं, तो उनको हाउस बुलाना चाहिए। तो ये मुकेश अग्निहोत्री जी के इतने सारे सवाल हैं, इसका मर्म मैं जो समझ पा रहा हूं अजय चंद्राकर जी, वो ये समझ पा रहा हूं कि मुकेश जी का कहना अभी हमारे जो नेतृत्व है उसके साथ आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब आपको अगर करना है तो जब राहुल गांधी कमान संभाल लेंगे उस समय ये कीजिए, इस समय ये ठीक नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बात तो जायज है। ईडी जहां पर भी ऐसा घटनाक्रम होता है वहां आईटी भी आ जाता है, ईडी भी आ जाता है। सहयोगी माने हर बार देश। मुझे माननीय हिमांशु जी, अग्निहोत्री जी की बात में कुछ बात कहनी थी जी। जब वो दूसरी बात की ओर जाते हैं, आप उसको विषय में लाते हैं कि कांग्रेस और लोकतंत्र के बारे में बातचीत हम करें जी।
उन्होंने एक बात कही कि जिसको हमने सांसद बनाया, मंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाया, उनकी महत्वाकांक्षाएं हुई, तो इससे एक बात तो साबित हुई कि कांग्रेस में महत्वाकांक्षा एक परिवार तक सीमित है। यदि दूसरा आदमी अपने कैरियर में महत्वाकांक्षा पालता है तो कांग्रेस के संवैधानिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से वो राष्ट्रद्रोह करता है जी, ये पार्टी द्रोह करता है, ये उनके वक्तव्य से साबित हो गया। एक बात बताइए अजय जी, आपको राजनीति में कोई भी बात राष्ट्रद्रोह से कम कभी लगती नहीं है? आपकी पार्टी के संदर्भ में बात कर लो, कोई सवाल कर लो आपकी नीति पे, राष्ट्रद्रोह से कम तो आप लोग जाते ही नहीं है। मतलब हर सवाल देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, कितने जबरदस्त तरीके से एक आवरण बनाकर बैठे आप। राजनीति में महत्वाकांक्षा कौन सी बुरी चीज है? संदीप पायलट में यदि पायलट जी में, सचिन पायलट में यदि थी तो क्या राहुल गांधी जी के लिए खतरा थे क्या? वो जी सम्मान नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी, एक बात जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बुलाना चाहिए जी, सदन, बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अभी जो विधि विधायी कार्यों को समझता है, संसदीय कार्यों को समझता है, वो हर व्यक्ति जान रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जिनको कहा जा रहा है वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही हैं जी, तो इसलिए राज्यपाल जी के निर्णय में उंगली उठाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें और दूसरी संस्थाएं हैं, उसके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ही है कि आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किए हैं। माफ करें अजय चंद्राकर जी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक निर्वाचित सरकार के द्वारा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव भेजा गया और राज्यपाल ने करने से इंकार कर दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ कि यह काम राजस्थान में सम्मान्य कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया, आप इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते। आखिरी बातचीत के लिए अग्रसर हूं, विनीत पुनिया जी के पास जाऊंगा, फिर आखिरी बात राजकुमार जी से करूंगा। विनीत जी, आपसे फिर मेरा सवाल, क्या वाकई आपको लगता है कि जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने, मौजूदा केंद्र सरकार ने देश में निर्मित कर दी हैं, कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके का आचरण कर रही है, जिस तरीके से लड़ रही है, उससे आप ये लड़ाई जीत लेंगे? और मैं आपसे बहुत ही माफी के साथ दो शब्द कहना चाहूंगा। लेना भी नहीं चाहिए जी। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इशू क्या होना चाहिए जी। आज इशू क्या है जी। आज इशू ये है कि एक चुनी हुई सरकार को, एक निर्वाचित सरकार को, बहुमत वाली सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। जब वो बुलाने की कोशिश कर रहा है, जब वो सिद्ध करना चाहता है कि देखो मेरे पास बहुमत है जी, आप बुला लीजिए, आप बुलाने नहीं दे रहे जी। देखिए देश के अंदर मुद्दा डिस्कशन का क्या होना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, आपके चैनल का, बहुत ही मैं कहूंगा कि जो आज के दिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी बहुत हद तक आप निरपेक्ष हैं, आप सभी मुद्दों को चर्चा करते हैं, लेकिन मैं फिर भी जोर दे के कह रहा हूं कि आज मुद्दा क्या है। आज मुद्दा कांग्रेस के अंदर कमियां ढूंढना है या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना है। अगर आप कांग्रेस ने आवाज उठाई तो उसके अंदर भी कमियां ढूंढने की कोशिश होती है भाजपा के मित्रों द्वारा कि देखिए आपने ये किया, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप ये काम करते थे। और ये विपक्ष का काम है सरकार को आगाह करना, सरकार को गलत रास्ते पे जाने से रोकना, जो हम काम कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं। चाहे वो सीए का इशू रहा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पे उतरी है, कांग्रेस ने लोगों की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा हो, हम हर मुद्दे पे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां आपने बात की कि इस हालात में जब भाजपा द्वारा ईडी का, इनकम टैक्स का, सारी एजेंसियों का, राज्यपाल का और कुछ हद तक माननीय अदालतों के ऊपर भी जिस तरह से दबाव देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप देश की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। देश की जनता बहुत समझदार है, उसने बार बार ऐसे निर्णय दिए हैं जो मीडिया के राजनीतिक जो बड़े बड़े मुगल्स हैं उनको समझ में नहीं आए, लेकिन उनको समझ में आ गया था। मैं आज फिर कह रहा हूं, पूरे देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र पे वास्तव में हमला हो रहा है। जो भी विपक्ष में आवाज उठाता है वो, जैसा आपने सही कहा, राष्ट्रद्रोह से कम ये बात ही नहीं करते हैं।
तो कुल मिलाकर विनीत पूनिया जी का मानना है कि वो ठीक तरीके से चल रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और इस समय विषय कांग्रेस पर चिंता करने का नहीं, संविधान के संदर्भ में और लोकतंत्र के संदर्भ में ही चिंता करने का है। ये विनीत पूनिया जी का निष्कर्ष है। राजकुमार जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और अपने कांग्रेसी तमाम साथी जो इस पैनल में शामिल थे उनकी बातों को आपने सुना, अजय चंद्राकर जी की दलील को आपने सुना। क्या आपको वाकई लगता है कि जिन तरीकों से कांग्रेस चल रही है, बार बार ये कहने लगे कि जनता बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है, ये बात तो ये लोग 2018 के चुनाव में भी बोल रहे थे। नतीजा क्या आया सामने है, भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा संख्या सीटें जीतकर हमारे सामने है। क्या आपको वाकई नहीं लगता कि कांग्रेस को एक बार आत्मचिंतन के साथ में एक सही नेतृत्व के साथ जनता के बीच में आने की जरूरत है? तभी वह लोकतंत्र भी बचा पाएगी, तभी वह संविधान भी बचा पाएगी। अन्यथा लोकतंत्र और संविधान के बचाने की दुहाई देते देते कांग्रेस कहां जाएगी, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए बना रहेगा। हिमांशु जी, मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि किसी भी दल की निर्वाचित सरकार को गिराने की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश जी अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है। जी किसी भी राज्य में हो, कोई भी सरकार करे, कोई भी पार्टी करे। जी दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपने आप को बचा लेगी तो लोकतंत्र अपने आप बच जाएगा। अगर हम कांग्रेस की सरकार के खतरे को लोकतंत्र के खतरे के रूप में देखते हैं तो जी इसमें दो चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो कांग्रेस के मित्र हैं वो बार बार अपनी कमजोरियों पर चर्चा करने से बचना चाह रहे हैं। जी जो पार्टी आजादी के आंदोलन से निकली है, आजादी के आंदोलन की अगुवाई का दावा भी करती है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वो जनता की पार्टी बनने के बजाय राजनीतिक परिवारों का समूह बन के रह गई है। आप राज्य दर राज्य देख लीजिए, हर राज्य में आपको 8-10 परिवार मिल जाएंगे जिनका समूह कांग्रेस के ऊपर हावी रहा है और वही कांग्रेस को कैप्चर करता रहा, चलाता रहा। दूसरी बात, जो कांग्रेस का संकट है, अभी मुझे नहीं लगा अभी तक की चर्चा से कि कांग्रेस के मित्रों को उस संकट का कहीं एहसास भी है। ये संकट बहुत गहरा है और 1984 से 2020 तक के सफर को अगर आप देख लेंगे तो आपको भाजपा की ताकत भी पता चल जाएगी, कांग्रेस का प्रभाव भी पता चल जाएगा। 1984 में 413 सीटें थी कांग्रेस की और बीजेपी की 2 थी लोकसभा में। आज बीजेपी कहां है, कांग्रेस कहां है। दूसरी बात, आप देखें 2014 के बाद की अगर भाजपा के पुनरुत्थान की बात करें, राइज की बात करें, तो असम से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी के राइज का श्रेय किसको जाता है? हेमंत बिस्वा को। वो कौन है? कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। कांग्रेस के आला कमान के पास उनकी बात सुनने तक के लिए समय नहीं होता था। माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई नए कांग्रेसी नहीं है, विचारधारा से आजमाए हुए परखे कांग्रेसी पर विश्वास करते रहे। सचिन पायलट कौन है? राजेश पायलट के बेटे हैं, जिनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया गया। तो आप ही के लोग अगर टूट के बीजेपी के साथ जा रहे हैं या बीजेपी उनको तोड़ने में कामयाब हो रही है, तो कहीं न कहीं अपने घर पर भी, अपने परिवार पर भी आत्मचिंतन और आत्ममंथन करिए। तो बिल्कुल सही बात राजकुमार जी, उस मर्म तक पहुंच गए जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद था कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। कांग्रेस को इस बात के लिए चिंतित होने की जरूरत है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए स्वयं उस पार्टी का बना रहना, बचा रहना जरूरी है। उम्मीद है आज की इस चर्चा में सार्वजनिक तौर पर ना सही पर बंद कमरे में हमारे कांग्रेसी के मित्र अपनी पार्टी की दशा और दिशा को लेकर कुछ तो ईमानदारी से विचार जरूर करेंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कांग्रेस के मौजूदा हालात पर ही है कि मैं अपने जिस्म की दीवार में चुनूं खुद को, कि मैं अपने जिस्म की दीवार में चुनूं खुद को, फिर अपने आप से बातें करूं, सुनूं खुद को। तमाम शहर में बिखरा पड़ा हूं मेरा वजूद, कि तमाम शहर में बिखरा पड़ा है मेरा वजूद। कोई बताए भला किस तरह चुनूं खुद को, मेरे वजूद के सब ताने बाने उलझे हैं, किधर किधर से मैं सुलझाऊं और बनूं खुद को। मिर्जा अतहर जिया ने जो ये कहा है, ये हर कांग्रेसी के लिए खरा उतरने वाला शेर है। उम्मीद है इन पंक्तियों को तमाम कांग्रेसी अकेले में जब बैठेंगे तो विचार करेंगे और आने वाले भविष्य के लिए कोई नई बुनियाद रख पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।